हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्ज़ाम से संबंधित थर्ड शिफ्ट का अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि साइंस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वायु में ज्वलन। रासायनिक गुणधर्म वह विशेषता है जो किसी भी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया करने की क्षमता को दर्शाती है। वायु में जलना वायु में जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नया पदार्थ जैसे ऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। इसके विपरीत जो फ्लूइडिटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पदार्थ जो भौतिक गुण हैं, क्योंकि उसमें जो पदार्थ की रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वायु में ज्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान m द्रव्यमान की एक पिंड की गतिज ऊर्जा x जूल है, तो यदि पिंड का वेग 4 वोल्ट मीटर प्रति सेकंड है में परिवर्तित हो जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? इसका सही आंसर क्या है? देखा जाए तो गतिज ऊर्जा का जो होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। देखा जाए तो x बराबर होता है 1/2 mv²। यहाँ पे जब वेग को 4 वोल्ट कर दिया जाता है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 mv² की जगह पे 4v² हो जाता है। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 m16v²। ठीक, अब इसको सॉल्व करने पर तो आ जाएगा 16 बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे 16 × 1/2 mv²। ठीक है, इसके साथ चूँकि 1/2 mv² है, यानी कि 1/2 mv² इज इक्वल टू x है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 16x जूल हो जाएगा। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 16x जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अयस्कों को भार्जन की प्रक्रिया द्वारा किससे संबंधित ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सल्फाइड। धातुकर्म में जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो वायु की अधिकता में उच्च तापमान पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन यानी कि रोस्टिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, इसमें 2ZnS + 3O2 को जब अभिक्रिया किया जाता है तो 2ZnO + 2SO2 का निर्माण होता है। इसके विपरीत जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उसको सीमित वायु में गर्म किया जाता है, जिसे हम निस्तापन कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी स्थिर रखते हुए चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो 2 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच का जो बल होता है, यानी कि F बराबर G m1 m2 अपॉन r² होता है, जहाँ m1 पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 चंद्रमा का द्रव्यमान और r उनके बीच की दूरी है। यदि चंद्रमा का द्रव्यमान 2 गुना हो, यानी कि 2m2 हो कर दिया जाए तो दूरी r स्थिर रहे, तो जो नया बल होता है वो F बराबर G m1 2m2 अपॉन r² होता है। यानी कि अगर 2 बाहर ले आएंगे तो 2 × G m1 m2 अपॉन r² होगा, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा 2
एफ, यानी कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि गति यानी कि जो मूवमेंट है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो आणविक गति होती है केवल प्राणी में पाई जाती है, पादपों में नहीं। ठीक, इस कथन के अनुसार यह गलत है, क्योंकि जो आणविक गति होती है जीवन के लिए अनिवार्य है और यह पौधों तथा जंतुओं दोनों की जीवित कोशिकाओं में लगातार होती रहती है। आणविक गतियाँ बाहर से दिखाई नहीं देती। जो गति है वो जीवों की एक प्रमुख विशेषता है और पौधों का प्रकाश और उद्दीपन की ओर झुकना भी गति का ही एक रूप है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित सभी वाहन 50 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से गतिमान हैं, तो सभी वाहनों को एक ही स्थान पर रोकना है और किस वाहन को रोकने के लिए ब्रेक में अधिक बल लगाना होगा। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बस। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार और जड़त्व के नियमानुसार किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दिए गए विकल्प में जैसे स्कूटर, कार, बस और साइकिल में से बस का जो द्रव्यमान होता है वो सबसे अधिक है, क्योंकि द्रव्यमान होने के कारण बस का जो संवेग होगा वो भी सबसे अधिक होगा। इसलिए इसे उसी स्थान पर रोकने के लिए सबसे अधिक विरोधी बल की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से निर्मित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोषी स्तर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या कड़ियों को पोषी स्तर कहा जाता है, क्योंकि उदाहरण के लिए जो उत्पादक होते हैं पहले पोषी स्तर पर होते हैं, फिर शाकाहारी जीव जो दूसरे स्तर और मांसाहारी जो जीव होते हैं तीसरे स्तर पर होते हैं। जबकि ओजोन परत, समताप मंडल और क्षोभ मंडल वायुमंडल के भाग हैं और खाद्य श्रृंखला के नहीं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोषी स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी डिवाइस की रेटिंग 120 वोल्ट और 90 वॉट है तो कर्षित की इकाई क्या होगी। इसका सही आंसर क्या है। देखा जाए तो यदि विद्युत शक्ति है उसका जो सूत्र होता है होता है P=V/I होता है। यहाँ पे शक्ति जो है 90 वॉट दे रखा है और जो विभवांतर है वो विभवांतर बराबर 120 वोल्ट दे रखा है और यहाँ पे धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो I होता है P/V और यानी कि 90 मान रखने पर 90/120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 यानी कि 3/4। अब जब इसको से डिवाइड करेंगे तो 0.75 एम्पियर इसका आंसर आएगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.75 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को चाहे कहीं भी रखा जाए वो हमेशा दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और आकार में छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। इसका उपयोग वाहनों की साइड मिरर में पीछे का बड़ा क्षेत्र देखने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भुजा ए वाला एक घन प्रतिरोधकता रो वाले पदार्थ से बना है, तो घन के दो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध कितना होगा। इसका सही आंसर क्या है। किसी भी जो चालक का प्रतिरोध होता है यानी कि कैपिटल आर, इसका सूत्र होता है R=ρL/A। यहाँ पे रो जो है वो प्रतिरोधकता, एल जो है चालक की लंबाई, जबकि ए जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। एक घन के लिए विपरीत फलकों के बीच की जो दूरी होती है वो L बराबर A होगी, जबकि फलक का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया A बराबर A होता है, यानी कि A² होगा। यानी कि सूत्र में मान रखने पर
सूत्र में जैसे ही मान रखेंगे तो आर बराबर रो ए अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि ए से ए कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा रो अपॉन ए। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रो अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कार्बन यौगिकों का सहसंयोजक आबंध आचरण इन यौगिकों की निम्नलिखित में से किस विशेषता से मेल खाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक दोनों। जो कार्बनिक या सहसंयोजक यौगिक होते हैं उसमें अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतरा आणविक बल होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। इस कमज़ोर बल को तोड़ने के लिए बहुत कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होते हैं। ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिश्रवण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्रोमीगली। ठीक, एक्रोमोगिल इसका सही आंसर है। जब वयस्कों में पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन यानी जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है उसका अत्यधिक स्राव होता है तो चेहरे, हाथ और पैर की हड्डियां असामान्य रूप से बड़ी हो जाती हैं और इस बीमारी को एक्रोमेगेली कहते हैं। और बच्चों में इसके अतिस्राव से भीमकाय, ठीक है, और कम स्राव से बौनापन, जिसको हम डॉर्फिज्म कहते हैं, होता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? यहाँ पे सी का मान दे रखा है 12U, एच का मान 1U और ओ का मान 16U दे रखा है। पूछा गया है कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6 होता है। अब यहाँ पे आणविक द्रव्यमान देखा जाए तो यहाँ पे C6 दे रखा है, यानी कि 6 × C प्लस H12 दे रखा है तो 12 × H प्लस 6 × O। ठीक है, अब इसको से मान रखने पर C का मान यहाँ पे कितना दे रखा था पहले से 12, यानी कि 12 × 6 यानी कि 72 प्लस यहाँ पे H का मान कितना दे रखा है 1, तो यानी कि 12 × 1 यानी कि 12 प्लस यहाँ पे O का मान 16 दे रखा है, यानी 6 × 16 यानी कि 96, 16×96। अब टोटल को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180U, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 180U। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जब कोई व्यक्ति पास की किसी वस्तु को देखता है तो सिलरी पेशियाएं होती हैं क्या? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह सिकुड़ती हैं और लेंस को मोटा करती हैं। पास की जो वस्तुएं होती हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आँख की जो सिलरी मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ती हैं। इसके कारण सस्पेंसरी जो लिगामेंट्स होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और आँख का क्रिस्टली लेंस अपने लचीलापन के कारण मोटा और अधिक वक्र जो होता है यानी कि कर्व हो जाता है, जिससे लेंस के मोटा होने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और पास की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकुड़ती हैं और लेंस को मोटा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक सफ़ेद ठोस तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इससे निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है और ठोस या तो कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होता है। जो यहाँ पे रासायनिक विज्ञान में केवल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कि CO2 गैस ही चूने के पानी के साथ यानी कि दूधिया रंग बनाता है, यानी कि जैसे CO3 या फिर बाइकार्बोनेट जैसे कि Na बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 होता है। और जबकि अम्ल में HCl के साथ क्रिया करते हैं तो हमेशा लवण और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसलिए यह निष्कर्ष बिल्कुल सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मधुमक्खी साला निम्नलिखित में से किस खाद्य सामग्री के उत्पादन में सहायता करती है? इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शहद। देखा जाए तो जो एपेरी होता है वह स्थान या बक्से में होता है जहां व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खियों का पालन पोषण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शहद को और मक्खी के मोम्स को यानी कि बीस वैक्स का उत्पादन करना होता है और दूध डेयरी में अंडा पोल्ट्री से और मछली मत्स्य पालन से प्राप्त होता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के कारण एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एथेनॉल का दहन स्वच्छ धुआं रहित ज्वाला के साथ होता है। जो एथेनॉल होता है यानी कि C2H5OH में ऑक्सीजन के अणु पहले से मौजूद होते हैं, जिससे उसका जो दहन होता है इसका दहन पूरी तरीके से स्वच्छ और पूर्ण होता है। इसके जलने पर हानिकारक धुआं या कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में निकलती है और यह साफ नीली लौ के साथ चलता है। इसीलिए यह पर्यावरण के अनुकूल और पेट्रोल का एक बेहतरीन स्वच्छ विकल्प है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जब कोई वस्तु प्रवृत्ति पथ पर नियत चाल से गमन करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक समान वृत्ति गति कहते हैं। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर नियत चाल से चलता है तो उसकी जो गति होती है वो एक समान वृत्ति गति कहा जाता है। ध्यान रखें कि जहाँ पर चाल नियत रहती है लेकिन दिशा लगातार बदलने के कारण इसका वेग बदलता रहता है और यह एक त्वरित यानी कि एक्सेलरेटेड गति होती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक समान वृत्ति गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में सबसे उभयनिष्ठ सरल स्थायी ऊतक है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मृदु ऊतक। पौधों में पाए जाने वाले सरल स्थायी ऊतक में यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज में जो पैरेन्काइमा होते हैं जिसे हम मृदु ऊतक बोलते हैं वो सबसे बुनियादी स्थिर रूप से और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक है और यह मुख्य रूप से भोजन के भंडारण और पौधों को सहारा देने का कार्य करती है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मृदु ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जनन के निम्नलिखित में से किस रूप में नई पीढ़ी के जनन के लिए नर और मादा दोनों लिंग की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होता है जिसमें दो विपरीत लिंगों यानी कि नर और मादा की युग्मकों का संलग्न होता है, जिसमें जो युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है और इसके विपरीत बीजाणु निर्माण संयुग्म यानी कुछ मामलों में कुछ और मुकुलन जो बडिंग के लिए होता है वो अलैंगिक जनन करते के रूप में होता है, जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस समूह को HIV संक्रमण का सबसे अधिक खतरा होता है? ठीक है, इसमें पूछा गया HIV संक्रमण का सबसे अधिक खतरा होता है किसको? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऐसे व्यक्ति जिनके एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी हों उसे ही होता है। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, यानी कि मुख्य रूप से जो संक्रमित शारीरिक द्रव हो जैसे कि रक्त वीर्य के आदान प्रदान से फैलता है। इसीलिए एक से अधिक व्यक्तियों के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने वाले समूह को इस संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता व व्यायाम न करने का HIV संक्रमण से सीधा कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रोगी के हृदय स्पंदन की ध्वनि स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो स्टेथोस्कोप होता है उसमें ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा रोगी के हृदय और स्पंदन की जो ध्वनि होती है वो डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। स्टेथोस्कोप की रबर की नली के भीतर ध्वनि तरंगों का बहु परावर्तन होता है, जबकि पाइप की दीवारों से बार बार टकरा कर ध्वनि आगे बढ़ती है और बिना अपनी
तीव्रता खोई सीधे डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, जिससे दिल की जो सूक्ष्म धड़कन होती है वो भी स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका सूत्र NaHCO3 है। जैसे कि अन्य विकल्प में जैसे Na2CO3 जैसे कि Na2CO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका सूत्र NaHCO3 है। और अन्य विकल्प में जैसे कि Na2CO3 इसको हम बोलते हैं धोने का सोडा, जबकि NaCl को जो बोलते हैं वो बोलते हैं NaCl यानी कि साधारण नमक, ठीक। और उसके साथ होता है NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। टिंडल प्रभाव केवल कोलाइडल विलयन या निलंबन द्वारा दिखाया जाता है, जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, जबकि कॉपर जो होता है वो सल्फेट का जलीय विलयन या एक वास्तविक विलयन है, जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित नहीं कर पाती, इसीलिए यह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। स्टार्च, इमल्सन और दूध कोलाइडल श्रेणी में आते हैं और टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अपखंडन यानी कि अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विषाणु निर्माण एक प्रकार की अपखंडन प्रक्रिया है। यह अलैंगिक प्रजनन के संबंध में गलत है। ये कथन गलत है क्योंकि जो बीजाणु निर्माण होते हैं और अपखंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, वो दोनों पूरी तरीके से अलग अलग अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अपखंडन में जीव का जो शरीर होता है स्वतः कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बनाता है, जैसे स्पायरोगारा में। बीजाणु निर्माण में विशेष जो थैलियां होती हैं उसके अंदर बाहरी जीवाणु बनते हैं और बाकी तीनों कथन अपखंडन के लिए सही होंगे, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि हमें पूछा गया है कि अपखंडन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये रहे अति 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगे आने वाले अगस्त में पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।